सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज पद्य खंड के पाठ कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। इसका पहला भाग हमने पहली वीडियो में पढ़ा था और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए कविता पढ़ते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है कि हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि आधी रात को चीख रही हो। कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, क्योंकि कोयल सामान्यतः दिन में ही बोलती है, रात में कोयल की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इसलिए कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है। कोयल, बताओ तो सही, बोलो तो, मुझे बताओ तो, क्या तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं देखी हैं। दावानल जंगल की आग होती है, चारों ओर आग ही आग दिखाई देती है और ये बहुत भयंकर होती है। तो इसे देखकर कोई भी डर जाता है। तो दावानल मतलब जंगल की आग। तो कवि कह रहे हैं कि क्या तुमने किसी जंगल की आग की ज्वालाएं, लपटें देख ली हैं। कोयल, बताओ तो सही, अर्थात क्या तुम जंगल की आग की लपटें देखकर डर गई हो और वहां से भागकर आई हो, इसलिए तुम आधी रात में चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम ये जंजीरों का गहना नहीं देख सकती, अर्थात क्या तुम इसलिए चिल्ला रही हो, इसलिए दुखी हो रही हो कि हमारे शरीर में ये जंजीरें पड़ी हुई हैं, ये बेड़ियां पड़ी हुई हैं। जंजीरें लोहे की जो हथकड़ियां होती हैं, उनसे कैदियों को बांध दिया जाता था जंजीरों से और फिर उनकी पिटाई की जाती थी। तो कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या तुम इन हथकड़ियों को और जंजीरों को देख करके इतनी दुखी हो रही हो कि रात में चिल्ला रही हो। तुम इन्हें हथकड़ियां क्यों समझ रही हो। हथकड़ियां क्यों, प्रश्नवाचक है यहाँ पर। प्रश्न कर कह रहे हैं कि तुम इन्हें हथकड़ियां क्यों समझ रही हो। ये तो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हमें गहना है, अर्थात हमें तो ये हथकड़ियां, ये जंजीरें अंग्रेजों द्वारा दिए गए गहनों के समान लगती हैं। गहनों के समान क्यों लगती हैं। जो अपराधी होते हैं, उन अपराधियों को जंजीरों में जकड़कर रखा जाता है, लेकिन कवि अपराधी नहीं है बल्कि क्रांतिकारी हैं। और क्रांति किस लिए की है, आज़ादी पाने के लिए। तो कवि कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम आज़ादी पाने के लिए ये क्रांति कर रहे हैं, और इन अंग्रेजों ने जब उसको अपराध समझ करके हमें जेल में डाला, ये हथकड़ियाँ दी हैं, तो हमें ये कोई बोझ नहीं लगता, हमें ये दंड नहीं लगता, बल्कि हमें ये गहने के समान लगता है। और हमें गर्व होता है कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए गिरफ्तार हुए और हम इन हथकड़ियों में बंद हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। कोल्हू, पहले आपको कोल्हू से परिचित कराते हैं। कोल्हू एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गन्ने से रस निकाल के उसका गुड़ बनाया जाता है। तो इस समय तो मशीनों से बनाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह से बैलों को जोतते थे। बैलों से यहाँ से फिर एक मोटा लट्ठा एक स्थान पर जाता था और वहाँ पर कोल्हू लगा हुआ होता था। यानी कि ये बैल हैं, इसके पीछे किसान है, ये लकड़ी का लट्ठा, और यहाँ पर जैसे आपने गन्ने का जूस निकालते हुए मशीन देखी है, उसी तरह की एक मशीन होती थी। बस इस समय वो थोड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में होती है, उस समय अलग तरह से होती थी, होती उसी तरह से थी। यहाँ पर गन्ने लगाए जाते थे, रस निकल के यहाँ आता था और यहाँ से फिर ले जा कर के इसका गुड़ बनाया जाता था। तो जब ये कोल्हू चलता था तो इससे आवाज़ आती थी। आवाज़ यानी कि जिस तरह से हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने से आवाज़ होती है उसकी, क्योंकि उसके जितने भी पुर्जे हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं। तो इसीलिए जो कोल्हू का चर्रक चूं आवाज़ है, ये आवाज़ है। कोल्हू की आवाज़ कैसी होती है, चर्रक चूं। तो ये जो आवाज़ है कोल्हू की, बस अब तो हमारे जीवन की तान
हमारे जीवन का गीत यही रह गई है। क्यों? क्योंकि हम दिन रात कोल्हू चलाते हैं और केवल हमें वो एक ही ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि सेल्युलर जेल में प्रत्येक कैदी को अलग सेल में रखा जाता था। ना वो किसी से बात कर सकते थे, ना वो किसी से कोई कुछ कह सकते थे। तो इसलिए वो इतने एकाकी हो जाते थे कि उन्हें कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। या तो उन्हें अंग्रेजों के कोड़ों की मार की आवाज़ सुनाई आती थी, लेकिन वो उनके लिए दर्दनाक थी। तो उन्हें अच्छा क्या लगता था कि जो कोल्हू का चर्रक चुन स्वर है, अब तो वही हमारे जीवन का गाना बन गया है। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी कहते हैं पत्थर तोड़ते हुए। जब पत्थर तोड़ते हैं तो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं गिट्टी। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि हम अपनी उंगलियों से मानो उन पर गाने लिखते हैं, गीत लिखते हैं। हम जब पत्थर तोड़ करके छोटी छोटी गिट्टी बनाते हैं तो उस पर मानो अपनी उंगलियों से क्रांति के गीत लिखते हैं, मुक्ति के गीत लिखते हैं, जन चेतना के गीत लिखते हैं। कवि ये अपने विषय में कोयल को बताते हुए कह रहा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मोट कहते हैं, वैसे तो मोट का अर्थ होता है चरसा, यानी कि जो चमड़े से बना हुआ एक बैग होता था, उससे पानी निकालते थे कुएं में से। इसका दूसरा नाम रहट भी है। रहट कुएं से पानी निकालना। रहट भी इसी तरह चलाया जाता था। दो बैल ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पर ये धुरी गई है और यहाँ ये जब घूमता है तो इसके घूमने से ये यहाँ पर भी इसी तरह से घूमता है। वहाँ बैल चल रहे हैं, उधर से वो घूमता है, उसकी धुरी से ये घूमता है। और इस पहिए पर एक बाल्टियों की जैसे चेन बना दी जाती थी, माला डाल दी जाती थी, यानी कि एक तरफ से ये पानी भर के यूँ ऊपर जाती हैं, फिर खाली होके यहाँ आ जाती हैं, और ये नीचे कुएं से ऐसे पानी भरते हुए ऐसे ऊपर को जाती हैं, फिर खाली होके नीचे आ जाती हैं। तो इसको कहते हैं चरसा। इसके बाद उन्होंने कहा है जुआ। जुआ कहते हैं, ये जो पार्ट है लकड़ी का, इसको जुआ कहते हैं, और इसको बैलों के कंधे पे रख के खींचा जाता है। तो पहले बैल जुए को कंधे पे रखते हैं, फिर यहाँ से बंधा हुआ होता है, पीछे का इसका जो लकड़ी का लट्ठा है, तो जब ये चलते हैं तो वो भी घूमता है। तो जुआ यहाँ पर यदि इन बैलों को हटा करके कैदियों को अंग्रेज लगा देते थे, तो वो क्या करेंगे, वो कंधे पर तो इसको रख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अटका हुआ है बैलों से। तो वो क्या करते थे, वो यहाँ खड़े हो गए, 4-5 कैदी ऐसे खड़े हो जाते थे और इस जुए को अपने पेट से अड़ा करके फिर आगे की ओर बढ़ते थे। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं मोट, यानी कि जो रहट है, जो चरसा है, उसको खींच रहा हूँ। कैसे? पेट पर जुआ लगा करके। जो जुआ बैल अपने कंधे पर रखकर खींचते हैं, उस जुए को मैं पेट पर लगाकर खींच रहा हूँ और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ऐसा करके मैं क्या करता हूँ, मैं कुएं से पानी नहीं निकाल रहा, बल्कि जो अंग्रेज हैं उनकी जो अकड़ है, जो घमंड है, जो शक्ति है, उसको मैं खाली कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। यानी कि बैल जब रहट चलाते हैं या चरसा पुर चलाते हैं या चरसा चलाते हैं तो क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। लेकिन निकालते हम भी पानी ही हैं, लेकिन उस पानी के साथ साथ हम अंग्रेजों की शक्ति, अंग्रेजों की अकड़, उनके घमंड को भी कम करते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, दिन में, क्योंकि दिन में हम ये सारे काम करते हैं, रात में हम सेल में बंद हो जाते हैं, तो दिन में करुणा, दया क्यों जगे, अर्थात दिन में तुम हम पर दया नहीं दिखाती हो। क्यों? क्योंकि हमें उसे देख करके रोना न आ जाए। हम पर यदि कोई व्यक्ति, हम किसी संकट में हैं और हम पर कोई दया करता है तो अनायास ही हमें रोना आ जाता है। तो इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि कोयल, तुम बहुत समझदार हो कि दिन में तुम हम पर दया नहीं दिखाती हो, क्योंकि हमें रोना न आ जाए। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसीलिए रात में आली सखी। हे सखी, इसीलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, तेज तेज चिल्ला रही हो, चीख रही हो। अर्थात दिन में तुम हमें रुलाना नहीं चाहती हो, लेकिन रात में तुम हमें जरूर जगाना चाहती हो, अर्थात हमारे मन के उत्साह को बनाए रखना चाहती हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो। ये शांत समय है, रात्रि का समय है, और इस समय में तुम इस अंधकार को बेध कर, चीर कर क्यों रो रही हो,
कोयल कुछ बताओ तो सही कि तुम इस अंधकार को चीरकर क्यों रो रही हो और चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। और चुपचाप रात में आकर के मधुर स्वर में विद्रोह के बीज को इस प्रकार, भांति माने प्रकार, इस प्रकार क्यों बो रही हो। हे कोयल बताओ तो सही कि तुम इस प्रकार से चुपचाप इस मधुर आवाज में विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो। कवि इसमें प्रश्न इसलिए कर रहा है कि यदि हम विद्रोह का बीज बोते हैं, यानी कि हम यदि तैयार करते हैं क्रांतिकारियों को, तो हमें पकड़ लिया जाता है, लेकिन तुम चुपचाप रात के समय में आकर के उसी विद्रोह के बीज को, उसी विद्रोह की भावना को जगाए रखना चाहती हो, इसीलिए तुम रात में बोल रही हो। तो क्या ये बात सच है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस प्रकार से विद्रोह बीज बो रही हो। कोयल मुझे ये बताओ तो सही। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।